हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका द वर्मा क्लासेस में एक बार फिर मोस्ट वेलकम है। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th के लिए पॉलिटिक्स का एक पॉइंट और एक टॉपिक जिसका नाम है फेडरलिज्म, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म वाला, उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम आपको थोड़ा डिटेल देंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर को 15 से 20 मिनट में समझ पाएँ और इस चैप्टर का एक गिस्ट बन पाए पूरे का। वो सारे पॉइंट इसमें देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फेडरलिज्म है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है नॉर्मली टू टाइप्स के। एक तो होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो फेडरल और यूनिटरी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। फेडरल फीचर वाली गवर्नमेंट में तो नॉर्मली 2 या फिर 2 से मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, और दूसरी साइड आते हैं यूनिटरी में 1 टीयर पाया जाता है गवर्नमेंट का। यहाँ पर बात करें तो यूनिटरी में तो सिंपली एक ही गवर्नमेंट होती है जो कि नेशनल लेवल पर वर्क कर रही होती है। और यहाँ पे एक तो होता है नेशनल लेवल का गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट लेवल का गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही होती है। ये इनमें दोनों में पहला दूसरा फर्क हो जाता है। आगे बात करें तो इसमें जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें मोस्ट ऑफ दी पावर जो होती है वो इन वन हैंड होती है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर पावर्स का डिवीज़न पाया जाता है। एक टाइप का डिवीज़न होता है जो नॉर्मली वर्टिकल डिवीज़न होता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है नेशनल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला पार्ट। और आगे बात करें तो यूनिटरी फीचर में और फेडरल फीचर में फ़र्क ये होता है कि जब भी कोई लॉ अमेंड करना हो तो यहाँ पर तो पावर्स किसी वन हैंड में होती है। इन अमेंडिंग पावर बोल सकते हैं। अमेंडिंग पावर जो होती है यहाँ पर तो किसी वन हैंड केवल एक के पास होती है। और यहाँ पे जो अमेंडिंग पावर होती है, अमेंडिंग पावर जो होती है वो स्टेट और सेंटर दोनों को मिलाकर बना होती है। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ये जो अमेंडिंग पावर होती है इसको यूज़ लेते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए दोनों के अंदर एक कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि नहीं हो पाते हैं। और इसके लिए इनका पास में या आपस में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें सेंटर और स्टेट में एक बेटर रिलेशन पाया जाता है। और वहीं पर यदि यूनिटरी फीचर की बात करें तो यहाँ पर तो बात ही पहले कट हो जाती है। केवल सिंगल गवर्नमेंट रहती है, वन सिंगल गवर्नमेंट होती है। आई बात समझ में? अब आगे बात करते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरल फीचर पाया जाता है, इसकी क्या गारंटी है, इस पे बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एज फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आ पाए। तो इंडियन गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। इस बात को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला फीचर हमने देखा 2 और मोर टीयर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान आ रहा हो, 2 और मोर टीयर्स होती हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट में 2 और मोर टीयर्स हैं। बिल्कुल है सर, 2 और मोर टीयर्स हैं, बिल्कुल है, सही बात है। दूसरा बात करें तो इंडिया में पावर शेयरिंग होता है। और पावर शेयरिंग का एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आती है कि इंडिया में पावर्स को डिवाइड करने के लिए, पावर्स के डिवीजन के लिए
इंडिया में नॉर्मली देर आर 3 लिस्ट इन इंडिया फॉर पावर शेयरिंग. वन वॉज यूनियन लिस्ट, second one was state list, third one was concurrent list. एक और लिस्ट भी होती है, उसका जिक्र बाद में करेंगे, फिलहाल इनके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट के जो भी मैटर होते हैं उस पर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनकी मेजर पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास. ऐसे सब्जेक्ट जो कि स्टेट से रिलेटेड हो, स्टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हों, वो सारे आते हैं स्टेट लिस्ट में. और स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स में स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, लॉज बनाएगी. जिससे भी स्टेट से रिलेटेड होगा उस वाले स्टेट की गवर्नमेंट लॉज बनाएगी. ये होती है कनकरेंट लिस्ट. अब कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, नहीं एजुकेशन तो शायद नहीं होता, कुछ ऐसे मैटर भी तो होते हैं जिनमें स्टेट और सेंटर दोनों का एक को रिलेशन चाहिए होता है, जिनमें कोऑपरेशन वगैरह काम नहीं हो सकता. ऐसे जो भी मैटर होते हैं उनमें कनकरेंट लिस्ट का मैटर आता है या कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट आते हैं जिनमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ मिलकर काम करती हो. ऐसा जो भी मैटर आएगा वो कनकरेंट लिस्ट में आएगा. अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि जिस टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उस टाइम पे सारी चीज़ों को कवर कर पाना, या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे इंडिया डेवलप होता गया. अब नए नए मैटर्स इंडिया में आते गए. अब नए नए मैटर्स को डील करने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट बनते गए. अब अलग अलग सब्जेक्ट को से रिलेटेड नए नए लॉज बनाने पड़ेंगे. उन नए नए लॉज बनाने के लिए भी तो किसी के पास पावर होनी चाहिए. अब कुछ ऐसे लॉज है जैसे कि कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आईटी सेक्टर है अपना. आईटी सेक्टर क्योंकि उस टाइम पे उतना डेवलप ही नहीं था, वो अब डेवलप हो रहा है. तो जो गवर्नमेंट है, सिंपल सी बात है, उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को इतना शायद अंदाज़ा ना हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है सोसाइटी का वैसे वैसे नए नए सेक्टर्स और नए नए सब्जेक्ट और नए नए तरीके और नई नई चीज़ें आती जाती है और नई नई काम होता जाता है. वैसे ही आगे बात करें तो जैसे आईटी सेक्टर आता है तो आईटी सेक्टर में उस टाइम पे कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं था, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, तो फिर क्या ही लॉज बनाने की बात हो सकती थी. अब जैसे आईटी सेक्टर है तो ये एक नया सेक्टर था. अब इसको लॉज बनाने वाले जो भी मैटर थे, ऐसा कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में पहले था नहीं. अब क्योंकि आईटी सेक्टर है तो हमें एक ऐसे नया सेक्टर मिला. अब इस सब्जेक्ट या सेक्टर को रेजुअल सब्जेक्ट बोला जाता है. क्या नाम दिया जाता है? रेजुअल सब्जेक्ट. अब जो रेजुअल सब्जेक्ट होता है उसके ऐसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो रेजिडुअरी लिस्ट में आते हैं. और इनमें मेजर पावर जो है इंडिया में वो किसके पास रहती है, क्योंकि ज़्यादातर पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, आई बात समझ में. यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इससे रिलेटेड ज़्यादातर लॉज बनाएगी. ये तो था 3 लिस्ट का मैटर. और अब आगे बात करते हैं. आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि इंडिया जो है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है. डिसेंट्रलाइजेशन भी देखते हैं इंडिया का. इंडिया में सबसे पहले अपन इस टर्म की बात करते हैं तो इस टर्म का मतलब समझते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का नॉर्मली मतलब होता है पावर्स को सेंटर से डिवाइड कर देना. एक तो होता है यूनिटरी फीचर जो आपने अभी पढ़ा है. यूनिटरी फीचर में क्या होता है? सेंटर पे पास ज़्यादा पावर रहती है, सेंटर के पास पावर बहुत ज़्यादा रहती है. लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? पावर्स को डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? पावर्स को डिवाइड कर देते हैं. ऐसा होता है डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे कि सबसे ऊपर आपने नेशनल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया, फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया, फिर आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया. ये तो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. अब बीच में एक पॉइंट और रह जाता है, वो होता है टाइप्स ऑफ फेडरेशन और रूट्स ऑफ फेडरेशन बोल सकते हैं उसको हम. रूट्स ऑफ मेकिंग ए फेडरेशन.
इसकी बात करें तो ध्यान से देखना और सुनना। रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी है वो बताता है 2 टाइप्स के रूट्स। एक तो होता है होल्डिंग टुगेदर और एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो आपकी बुक में पहले दिया हुआ है, तो हम इसको पहले डील कर लेते हैं। कमिंग जो टुगेदर वाला फेडरेशन होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्मॉल 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 पॉलिटिकल यूनिट्स, कौन पॉलिटिकल यूनिट्स क्या करते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं और एक बिगर सर्कल बनाते हैं, जिसमें सारे कम टुगेदर वाली फॉर्म में आते हैं और सारे आपस में मिलते जाते हैं और एक बड़ी पावर बनाते हैं, एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं। ये तो हो जाता है कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। इधर बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बहुत बड़ी पावर होती है, उसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हर एक पार्ट को कुछ पावर दे देंगे। क्या कर दे देंगे, हर एक पावर को कुछ पावर दे देंगे और सारे जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जिनको सब यूनिट्स भी कह सकते हैं, इन यूनिट्स की पावर्स को आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा इन सब में, और सबको आपस में बांध के रखा जाएगा विद सम रेगुलेशंस। नो रेगुलेशन नहीं कह सकते, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगा कहना। सबकी आपस में कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और आपस में उनको होल्ड किया जाएगा एक साथ। इसमें इंडिया सबसे बेटर एग्जांपल रहता है अपना इंडिया, जिसमें होल्डिंग टुगेदर वाली फॉर्म है, जहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन मिलता है, 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलता है। ऐसा होता है होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन। एक चीज यहाँ पे और देखने को मिलती है यूनिटरी फीचर में, वो होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये किसका फीचर है, ये फीचर है आपका होल्डिंग टुगेदर का भी और साथ में फेडरल गवर्नमेंट का भी। वैसे भी ये होल्डिंग टुगेदर भी तो एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ सकते हैं। फेडरल फीचर होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना। अब इंडिया के मामले में आज के पॉइंट का लास्ट पॉइंट सुनिए आज की क्लास का। वो लास्ट पॉइंट ये है कि इंडिया को कुछ लोग क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। क्वाजी फेडरल कहने के कई रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में मतलब एक मिडवे अडॉप्ट किया गया है, जिसको मिडवे बोल सकते हैं। ऐसा एक मिडवे है जिसमें यूनिटरी फीचर भी है गवर्नमेंट का और साथ में फेडरल फीचर भी है। समझे आप मेरी बात। फेडरल फीचर में तो इंडिया के पास 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, साथ में यूनिटरी फीचर में क्या है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है। क्या है, यहाँ पे शायद ये बात गलत हो सकती है। स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होता है वो नॉर्मली यूनिटरी फीचर का पार्ट होता है। बाय मिस स्लिप हो गई बातें, इससे ऐसा हो गया। बाकी यूनिटरी जो फीचर होता है उसका स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। फेडरल जो फीचर होता है उसमें 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है नॉर्मली, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होने की वजह से पावर सेंट्रलाइज रहती है। बात समझिए आप। तो इंडिया में ये भी बात पाई जाती है क्योंकि इंडिया का अमूमन जितने भी मैटर उनमें जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा है। जैसे बात करते हैं अपन दोबारा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए इधर, सबसे पहली बात तो ये देखिए, यूनियन लिस्ट पे कौन लॉज बना रही है, यूनियन गवर्नमेंट बना रही है। कनकरेंट लिस्ट में भी मैं आपको बता दूं ज़्यादातर लॉज बनाने की पावर सबसे ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट के पास है। फिर हमने बात करी रेजिडुअरी लिस्ट की, इसमें भी जो मैटर आता है वो सारी यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का भी काम ज़्यादातर जो होता है वो कौन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का काम ज़्यादातर कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करता है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि इंडिया के अंदर जो फेडरल फीचर ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर यूनियन सेंट्रलाइज्ड है।
और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास हालांकि पावर है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस कारण इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास एक मिडवे है, एक मिडल रास्ता है, इसलिए इसको कई बार क्वाजी फेडरल भी बोला जा सकता है। आई बात समझ में? इसलिए इसको क्वाजी फेडरल बोलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी देखेंगे कल जो भी मैटर रहता है। बाकी आप बताना क्लास की क्वालिटी कैसी रही, क्लास आपको कैसी लगी।